पेपर 2 मैथ्स बेसिक का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्शन ये है, तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 13x प्लस 19y इक्वल टू 90, और दूसरा इक्वेशन है 19x प्लस 13y इक्वल टू 70, और मुझे पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या, x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, यहाँ 32x आएगा, यहाँ 32y आएगा, और यहाँ 160 आ जाएगा। आप देखोगे पूरा इक्वेशन 32 से डिविजिबल है। अगर आप सब इक्वेशन को 32 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा y, और 32 5 160, अपना x प्लस वाई इक्वल टू आंसर क्या आ गया 5। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। इसको स्टैंडर्ड वाले भी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन करके रखें, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 2 एंड -1, 2 और -1 रूट है इक्वेशन का। -1 रूट है इक्वेशन का मतलब x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। तो बोलता है इनमें से किस इक्वेशन का, ये चार ऑप्शन में से इनमें से किस इक्वेशन का रूट x 2 होगा और -1 होगा। तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। टू, एक बार x की वैल्यू 2 इसमें डालो, अगर 0 दे दिया तो ये आंसर राइट है, और -1 भी दे दिया तो वो दोनों आंसर इसी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करके देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो हमारा है, पहला इक्वेशन जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसमें 2 वैल्यू डालते हैं और एक बार -1 भी डालेंगे, ठीक है। एक साथ दोनों ही डालना है, एक दोनों को एक एक बार चेक करना है। 4 + 4 - 2 इक्वल टू 0, ये तो 8 - 2 हो गया, ये तो 0 बने ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है ना। फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये 0 लाना है, बराबर। अब आप देखो 2 की वैल्यू 2 इसमें डालोगे तो कभी 0 आएगा नहीं, क्योंकि सब कुछ प्लस में, ठीक है ना। ये तो कभी जीवन में 0 नहीं आएगा, ये आंसर 8 आ गया। ऑप्शन बी भी ऑप्शन से चला गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी, चेक करते हैं सी ऑप्शन में क्या आता है, देखते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है ना। एक बार x की वैल्यू 2 अच्छा चेक करके देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो 4 - 4 + 2, तो ये तो कट हो गया, ये भी नहीं दिया, ठीक है ना। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक बार x की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं। 2 का स्क्वायर -2 तो ये हो गया 4, तो 4 - 4 0 हो गया। देखो एक दे दिया, तीन तो दिए ही नहीं, ए बी सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ले दे के डी बचा। लेकिन हम एक बार -1 भी चेक करके देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 पे भी दे दिया इसने, यहाँ पे हम इसी इक्वेशन में हम -1 डाल के देखते हैं। -1 का स्क्वायर माइनस -1 - 2, तो हो जाएगा 1 + 1 - 2, तो 2 - 2 0, तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसको स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, ठीक है। एपी में पहला, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो, अगर एपी दिया हुआ है कोई भी सम में, इसी सम में नहीं, कोई भी सम में अगर आपको एपी दे दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले आप सारा क्वेश्चन छोड़ के ए और डी निकाल लेने का। ए का वैल्यू 5, डी होता है 7 - 5, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब मुझे क्या पूछा है, 6th प्राइम नंबर बताओ। 6th प्राइम नंबर, पहले तो हम देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में जाता है लेकिन 1 उसमें इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि 2, ठीक है, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 7, फिर 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 19 आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं, 22 23 आएगा, या फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एपी मुझे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो एपी मुझे दिया हुआ है, इसका मैं 6th टर्म निकाल लेता, ठीक है ना। 6th टर्म भी क्यों निकालना, हम एपी को बढ़ा देते हैं ना। जैसे कि अगर मैं एपी देखूं 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, है ना, 25 27 29 31 33 35, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है ना। मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला 6th
सिक्स्थ प्राइम नंबर, सिक्स टर्म नहीं पूछा है, सिक्स प्राइम नंबर पूछा है ना, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, A6 ढूंढने निकल जाएंगे A+5D करके, ये नहीं करना है आप, ठीक है ना। मैं भी शायद वही करने वाला था, लेकिन बाद में क्वेश्चन पड़ा सिक्स प्राइम नंबर पूछा हुआ, ठीक है। तो सिक्स प्राइम नंबर में अगर आप देखोगे तो पहला जो प्राइम नंबर है वो यहाँ पर 5 आया, ठीक है ना, दूसरा 7 आया, ठीक है ना, तीसरा 11 है, फिर 13 है, फिर इसमें प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, अपने को छठा प्राइम नंबर पूछा है, पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे नंबर पे आ गया, ये चौथे नंबर पे आया, ये पांचवें नंबर पे आया, और ये छठे नंबर पर आ गया। 19 ऑप्शन अपना, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड वाले भी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P-3, 2 टू वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्या पूछा है, -3, 2, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, ठीक है। मुझे पूछा है -3, 2, तो एक्स पे -3 ढूंढना है हमको, ये रहा एक्स पे -3, और वाई पे 2 ढूंढना है हमको, ठीक है ना। तो एक्स -3, 2 बोला ना, तो एक्स पे -3, वाई पे 2। आप देखोगे -3, 2 कहाँ आया, यहीं पर, यहाँ पर आया -3, 2। अब मुझे क्या पूछा है, फुट ढूंढो, पैर ढूंढो, परपेंडिकुलर, पैर कहाँ जाना चाहिए, परपेंडिकुलर जाना चाहिए टू -3, 2 टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे -3, 2 से अगर मैं पैर बनाना चालू करूं, तो अगर मैं पैर बनाते जाऊंगा, देखना वाई एक्सिस पे अगर गिराऊंगा, तो वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं, तो ये वैल्यू कुछ नहीं है, ये वाई पे है, ये पॉइंट वाई पर है ना, देखो ना, ये पॉइंट तो वाई पर है, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स तो है ही नहीं, वाई एक्सिस पे एक्स है ही नहीं, 0, 2, ठीक है ना, तो ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। अगर यही चीज एक्स बोल दिया होता, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा होता, अपने को एक्स एक्सिस पे आने का, और एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू लिखने का, अगर एक्स एक्सिस पूछा होता तो -3, 0 हो जाता। ये स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 30 है, बी पे 90 है, ठीक है ना। बी पे मैंने 90 बना लिया, ठीक है ना, ये रहा बी, ये हो गया 90, ए पे डाल दिया 30, ठीक है। और क्या पूछा है, बीसी की वैल्यू दे दी है, बीसी की वैल्यू दे दी है 20, बीसी हो गया 20। बोला ए बी को ढूंढो, तो अगर मैं tan थीटा लगाऊं, tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा अगर मैं 30 ले लूं, तो tan 30 ऑपोजिट मेरा हो जाएगा बीसी, और एडजेसेंट मेरा हो जाएगा ए बी। tan 30 होता है 1/√3, बीसी होता है 20, और ए बी की वैल्यू पूछिए, ए बी इस तरफ आ जाएगा, और √3 उस तरफ चला जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 20 √3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ए बी का आंसर हो जाएगा 20 √3, ठीक है ना। तो सबसे पहले 20 √3 किस में दिया है, इसी में दिया है, तो और तो ऑप्शन गया ना, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अब अपना आंसर यही है, ठीक है ना। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 20 √3 ऑप्शन ए, ठीक है। तो अपने को एसी ढूंढने नहीं जाने का, ऑप्शन में बाकी जो नेगेटिव लोग हैं उनको निकाल देने का, अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, ठीक है, बेसिक वाले भी, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले तो खास करके। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, मैं पहले बता दूं, Z = 3m - 2x बार, या तो ऐसा बोल लो, Z यानी मोड, 3m मतलब मीडियन, और 2x बार यानी मीन, ठीक है। अपने ये पढ़ रखा है बराबर। अब बोला मोड माइनस मीन इक्वल टू डैश मीडियन माइनस मीन, तो मुझे क्या चाहिए, मोड माइनस मीन चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, अपना मेरा जो इक्वेशन है मैं उसमें देख रहा हूँ, मेरे पास तो मोड है पहले से, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ, मैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, मोड माइनस मीन चाहिए ना मुझे, तो मैंने मोड लिखा, और माइनस यहाँ पर मीन मैंने लगा दिया, तो मैं माइनस मीन दोनों तरफ करूंगा, मैं यहाँ भी मीन माइनस कर दूंगा एक, यहाँ भी एक मीन
माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो LHS तो बराबर आ गया मेरा क्वेश्चन के हिसाब से मोड माइनस में, और यहाँ देखूंगा 3 मीडियन तो वैसे ही है, और यहाँ देखूंगा 2 मीन माइनस 1 मीन यानी 3 मीन। अब देखेंगे तो हम लोग इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन। तो ये अपना अंडरलाइन फिल इन द ब्लैंक्स में ये अंडरलाइन है, तो ऑप्शन अपना 3 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा एचसीएफ निकालो 12, 15 और 21 का, ठीक है ना। तो 12 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 × 1, इसका हो जाएगा 3 × 5 × 1, और 21 का हो जाएगा 3 × 7 × 1। अब ये ना सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सब में कॉमन दिख रहा है 3, एक एक 3 दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है सब में कॉमन, ठीक है ना। या तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या करने का, सबको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का 1 और यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 1, यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सब में कॉमन देखना है, तो सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 3 3, और कुछ दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 अब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। अब बात करते हैं पावर की, तो पावर इन तीनों में एच का मतलब देखो, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, तो आपको क्या करने का, तीनों में से जिसमें कम पावर होगा ना, लोएस्ट पावर, वो डाल देने का। हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर डालने का, एच हाईएस्ट होता है ना, तो लोअर पावर डालने का। तो 3 पे सबसे पावर, तो सब पे तो सेम ही पावर है, तो क्या लोवेस्ट क्या हाईएस्ट, 3:1 इज एचसीएफ निकला इसका 3। फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। बोलता है एक कोई भी ऐसा एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, बोलता है कोई भी एक ग्राफ बनाओ, आपका जैसा मन करे वैसा ग्राफ बनाओ, और एक्स एक्सिस पे एक ही जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए, है ना, एक ही जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो पॉलिनोमियल इज डैश। तो अगर एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा चला गया आपका ग्राफ, ऐसे टच करके यहाँ पे टच करके चला गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इनमें से क्या होगा, देखो, अगर एक्स पे सबसे बड़ा पावर 1 है ना, वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक्स पे सबसे बड़ा पावर 2 है ना, तो 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। एक्स पे सबसे बड़ा पावर 3 है तो 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा। अपने सब में क्या पूछा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट किया है, तो अपना आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा पावर 1 वाला रहेगा, क्योंकि 1 पॉइंट बोला है, ठीक है। तो ये बेसिक वाले ये सम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों को इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक वाले, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, इसका आंसर 0 है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे। ट्रिग्नोमेट्री स्टडी रिलेटेड टू डैश ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में पढ़ते हो, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो आप हमेशा ट्राइंगल बनाए, आपने एंगल में डील किया उसमें और साइड में डील किया, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या क्या आता है, रिलेशन ऑफ किसका है, एक साइड का रिलेशन देता है और एंगल का रिलेशन देता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 डैश टेंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। बोला एक सर्कल है, उसका एक इंटीरियर पॉइंट है, कहीं भी ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। बोलता है कितने टेंजेंट पास करेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल से। हम जानते हैं टेंजेंट तो हमेशा सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करके जाता है, एक जगह से टच करके जाता है, कभी अंदर से तो जाता ही नहीं है। तो एक भी टेंजेंट सर्कल के अंदर होके नहीं गुजरेगा, आंसर होगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम है क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट में डाल दे बेसिक वाले, और ये भी इंपॉर्टेंट में डाल दे क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक वन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 आप अगर आप देख रहे हो फॉर्मुला से रिलेटेड सम है, लिखा है m की वैल्यू 13.2 है, x बार की वैल्यू 15.3 है, बोला है z ढूंढो। z का फॉर्मूला अभी हमने देखा था 3m माइनस 2x बार। तो z पूछा है 3 × 13.2 हो जाएगा इधर, माइनस 2 x बार यानी 15.3, ये हो जाएगा 39.6 माइनस 30.6, 39.6 माइनस 30.6 9 होता है, तो अपना आंसर 9 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इतना सम आप नोट डाउन कर लो, फिर हम सम में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। 75 बोलते हैं 9975 जो 4 डिजिट का नंबर है,
वो 95 से डिवाइड होता है, और 4 डिजिट का नंबर इससे बड़ा कोई है ही नहीं जो 95 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि वो 9975 को डिवाइड करते हैं 95 से। तो 95 वन जा 95 बचा 4, ठीक है, 7 तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 5 नीचे उतरेगा, ठीक है। तो 95 इंटू अगर मैं 3 ट्राई मारूं, 95 थ्री जा 95 फोर जा अगर ट्राई मारता हूँ ना, 95 फोर जा हो जाएगा 9 फोर जा 5 फोर जा 20, 38 होता है, ठीक है। और 95 फाइव जा से अगर ट्राई मारूं, 95 फाइव जा 5 फाइव जा 25, 9 फाइव जा 40 और 47, 95 फाइव जा 475, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, ठीक है ना। अगर यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो तो 9975 से 95 और एक्स्ट्रा आएगा ना, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 7 9 10 17, तो देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये 4 नहीं 5 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल है वो 9975 है। 9975 से नेक्स्ट बड़ा जो नंबर 95 से डिविजिबल है वो 10007 जो कि 5 डिजिट का हो जाएगा। तो अपना जो डिविजिबल बाई है वो 13, 13 का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। लिखा है अल्फा एंड बीटा ग्रीक लेटर, तो यस अल्फा एंड बीटा ग्रीक लेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलता है चेक करो क्या वो को इंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना। को इंसिडेंट लाइन मतलब मैनी सॉल्यूशन वाला लाइन, ठीक है ना। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। अगर इस इक्वेशन ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोलेंगे यस इट इज ट्रू, वरना फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो a1/a2 अगर इसमें निकालूं तो a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 अगर निकालूं तो हो जाएगा 2/4 जो कि हाफ आया, और c1/c2 निकालूं तो -4/-12 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1/3। तो हम देख रहे हैं हाफ और हाफ तो इक्वल आ गया, एक सेकंड। हम देख रहे हैं हाफ और हाफ तो इक्वल आ गया, a1/a2 तो इक्वल आ गया, लेकिन c1/c2 तो 1/3 आ गया। तो ये दोनों तो इक्वल आया लेकिन ये नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कार्ड विद इंटीजर 2 and 103 are placed in a box. अब कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी द कार्ड हैज स्क्वायर नंबर इज 2/103। देखो बोला एक कार्ड रखा है, एक काम करता हूँ ये पूरा स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि एक कार्ड है, एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है। और वो नंबर क्या दे रखा है 2 से 103 तक, तो मैं बॉक्स के अंदर नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मान लो ये बॉक्स है, इसमें नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके कर कर करके कहाँ तक जा रहा है, 99 100 101 102 103 तक ऐसे गया है, ठीक है। बोलता है प्रोबेबिलिटी कार्ड हैज अ स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है ना। जिसका स्क्वायर जिसका जिसका परफेक्ट रूट निकलता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो परफेक्ट रूट किसका निकलता है, 4 का परफेक्ट रूट निकलता है, 6 का सॉरी 6 नहीं 9 का परफेक्ट रूट निकलता है, फिर 16 यहाँ पे 16 भी आएगा, 16 का भी परफेक्ट रूट निकलता है, 15 के बाद जो 16 है उसका भी परफेक्ट रूट निकलता है, 100 का भी परफेक्ट रूट निकलता है। तो इधर बोला है 2/103। एक बात समझो, इधर तो वैसे ही 4 लोग हो चुके हैं, आंसर तो 4 से ज्यादा है, यहाँ तो 2 लिख दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। आंसर तो 2 हो ही नहीं सकता ना, 2 होते तो खाली 2 ही लोग आते, 4 और 9 या कोई भी 2 आते, यहाँ तो वैसे ही 4 दिख रहा है, और भी बहुत लोग होंगे, जैसे 25 हो गया, 36 हो गया, कितने सारे लोग हैं इसका, 49 हो गया, 64 हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसने बोला खाली 2 ही लोग हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। दूसरा गलत बात क्या है, टोटल इसमें कितने लोग हैं, 2 से लेके, थोड़ा सा स्क्रीन इसको थोड़ा सा साफ करके दिखाऊंगा, तो आप देख रहे हो इस सम में 2 से लेके स्टार्ट हो रहा है नंबर और कहाँ तक चल रहा है, 103 तक,
बराबर। तो यहाँ पे तो टोटल तो 102 लोग हुए ना, इसमें तो टोटल तो 102 लोग है, तो नीचे तो वैसे भी 103 लिखा, तो वैसे भी रॉन्ग होना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आएगा। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल लें, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम अपना आंसर आएगा, आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड। स्टेट द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बोलते हैं जनरल फॉर्मूला निकालो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के सम का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं वो लिख लेते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे चलता जाएगा कब तक, बहुत अनगिनत होता जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला निकालो सम का, इसके सम का जनरल फॉर्मूला निकालो। तो ए हो गया 1, डिफरेंस हो गया 3 - 1 जो कि 2 आया। मुझे एस एन का फॉर्मूला पता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो मेरा n है, a मेरा कितना है 1, n मुझे पता नहीं, d मेरा कितना है 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। 2 प्लस 2n-2, यहाँ पे 2 और 2 कट हो गया, यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 2n। तो ये 2 और 2 कट हो गया, n इंटू n बचा, n इंटू n होता है n स्क्वायर। एस एन का आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है ना, ये बेसिक वाले के साथ साथ स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन करके रखो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 18। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट। बोले एक टेंजेंट बनाया है, ठीक है, सर्कल को एक टेंजेंट टेंजेंट बनाया। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक ही जगह टच करके जाए। ठीक है ना, तो कितने जगह टच करता है एक टेंजेंट सर्कल को, एक जगह। ठीक है, तो ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन टॉसिंग अ बैलेंस डाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाई में होता क्या क्या है। तो डाई में क्या क्या होता है, अगर मैं उसका टोटल आउटकम लिखूं तो आपको डाइस में क्या क्या देखने मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब देखने मिलेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ है, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, और 6 एक इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा, इवन नंबर है कितने, 1, 2, 3, टोटल कितने लोग थे, आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच इज द मोस्ट यूज्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप रट्टा मार के रखो। ठीक है, इसका आंसर मीन है। ये बेसिक वाले इसको भी रट ले और स्टैंडर्ड वाले भी इसको रट ले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एक बार मैं सिलेंडर बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो मान लो ये आपका सिलेंडर, ठीक है ना, तो सिलेंडर का टोटल एरिया है, तो ऊपर से कौन सा शेप दिखेगा, सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे कौन सा शेप दिखेगा, नीचे दिखेगा सर्कल, तो नीचे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और ये सिलेंडर का जो घुमावदार एरिया होता है उसका वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यानी 2 बार 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर मैं 2 पाई आर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन में यहाँ बना लेता हूँ इसका टोटल एरिया। तो नीचे देखो, नीचे कौन सा शेप दिखेगा, सर्कल दिखेगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा शेप है, कर्व एरिया है, कर्व का एरिया होता है पाई आर एल। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन निकाल लेता हूँ, पाई आर कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो मेरा बोलना ये है कि आप लोग फॉर्मूला
इस सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूला याद करके जो आप बेसिक वाले, कम से कम 4 से 5 मार्क का खाली फॉर्मूला बेस्ड सम होगा या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स अबाउट 15 मिनट। तो हम क्या करते हैं, एक बार घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। मान लो ये घड़ी है आपका, इसमें है 12, इधर है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें आपका मिनट हैंड 15 मिनट घूम रहा है, 15 मिनट घूम रहा है, मान लो 15 मिनट घूम रहा है, तो आप 12 से लेके 15 तक आ गए। नहीं, 15 मिनट घूमा ना, यहाँ से घूमते हुए घड़ी, यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए 15 मिनट के हो गए। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, है ना, 15 मिनट होता तो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 12 और 3 का काटा पकड़ा ताकि आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख जाए। ठीक है ना, सारा खेल इस डिग्री का ही है। द एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 15 मिनट, तो 15 मिनट घुमा तो कितना डिग्री बनाया यहाँ पर, कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री। इसका आंसर ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है अपना, नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 60 मिनट। देखो 15 मिनट घूमा, 24 फिर से 24 23 से रिलेटेड है। 15 मिनट घूमा तो कितना डिग्री बनाया, 15 मिनट घूमा तो 90 डिग्री बनाया। ठीक है ना, एक काम करके रखो, 1 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा 90/15, यानी 6 डिग्री। या तो ये समझ लो या तो रट्टा मार लो, 1 मिनट 6 डिग्री होता है, ये रट्टा मार लो। तो बोलते हैं 60 मिनट घूमेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, तो 1 मिनट यानी 6 डिग्री, तो 60 मिनट मतलब कितना डिग्री, 60 × 6 डिग्री यानी 360 डिग्री। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको थोड़ा और लॉजिकल होकर समझाऊं तो ऐसा देखो, इसी सब में समझाता हूँ। 60 मिनट घुमाना है, तो 60 मिनट कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से चालू होगा, घुमा 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 15 मिनट हुआ, फिर ये 6 पे आया तो और 15 मिनट हुआ, है ना, 30 मिनट हो गए। 9 तक पहुंचा, 9 तक पहुंचा तो और 15 मिनट हुआ, 45 मिनट हो गया। 45 से घूमते घूमते और 15 मिनट हुआ, तो कितना डिग्री घूम गया, 60 मिनट तो घूम, 60 मिनट तो हो गया ना। और कितना डिग्री हुआ, यहाँ से लेके काटा फिर से यहाँ आ गया। आपको नहीं लगता 360 डिग्री घूम गया पूरा का, इसलिए आंसर 360। लॉजिकल होके भी सॉल्व कर सकते हो या तो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि सेक्शन बी का है। और एनी 9 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 13, एनी 9, आपको जो मन करे वो अटेम्प्ट करो। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क में। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अपने को क्या बोला, जीरो ढूंढना है x² + 5x + 6 का। तो x² + 5x + 6 का जीरो ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू जीरो करोगे। अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहोगे तो 5x को स्प्लिट कर दोगे 2x + 3x करके। ठीक है, इन दोनों में x, ये पहले दो में x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। इन दोनों में 3 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। पूरे लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है दोनों ब्रैकेट में, x + 2, और अगले में x + 3। ठीक है ना, तो एक बार x + 2 को इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दो, और एक बार x + 3 को इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x की वैल्यू हो जाएगी -3। तो इस तरीके से इसका जीरो हमको मिल गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमारा जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का इक्वेशन है x² + 7x + 10 = 0। ठीक है ना, इक्वल टू जीरो मतलब हमको जीरोस पहले निकालना है। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 5x + 10 = 0। तो पहले दो में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x + 2। यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, +5 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा x + 2 और दूसरा हो जाएगा x + 5। पूरे ब्रैकेट को एक बार, दोनों ब्रैकेट को एक बार जीरो से कंपेयर कर दूंगा, तो यहाँ से
x की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -5। इसी को आप अल्फा बोलोगे और इसी को आप बीटा बोलोगे, ठीक है। तो ये वाला काम तो हमारा हो गया कि जीरोज निकालने वाला का। अब क्या बोल दिया, वेरीफाई करो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई करो मतलब आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, और एक फॉर्मूला पढ़ रखा है अल्फा इंटू बीटा इज c/a। आपको ये चेक करना है, ये क्या ये फॉर्मूला सही में सही है या गलत है, वो वेरीफाई करवाना है, चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से इस इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे, ठीक है। x² + 7x + 10, इसमें सबसे पहले हम a निकालेंगे, a अपना 1, b 7 और c होता है 10, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और -b/a, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा आया है -2 और बीटा आया है -5, तो ये तो हो गया -2 -5 जो कि हो गया -7। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ -b/a, तो माइनस ऊपर b आएगा और नीचे a आएगा, ठीक है। तो -7/1 यानी हो गया -1, देखो -7 और -7 इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमको दूसरा जो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इसको चेक करना है दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो अल्फा मेरा -2 आया है, यहाँ पे रखा है मैंने, और बीटा जो है भी यहाँ भी यही है -5, -2 इंटू -5 क्या हो गया 10। c/a लाना है, c/a कितना, c मेरा है 10 और a मेरा है 1, 10/1 क्या आ गया 10, तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये भी मेरा इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस या रूट्स निकालना है। जीरोस और रूट्स का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, याद रखना ये बात। बहुत लोग खाली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वर्ड ये नाम से लोग जानते हैं, लेकिन उसका असली नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई से, देखो आगे 1 है ना, इस नंबर 1 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। तो 1 इंटू -10 यानी -10, तुमको मल्टीप्लाई से -10 बनना चाहिए और ऐड करके वही दो नंबर -3 बनना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास वो नंबर है -5 + 2, देखो -5 + 2 दोनों चॉइस को सेटिस्फाई करेगा। तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। आगे का दो नंबर, पीछे का दो नंबर, ग्रुपिंग करना है। आगे में से x कॉमन तो अंदर x - 5 बचा, पीछे में से 2 कॉमन तो अंदर x - 5 बचा, = 0। x - 5 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में =0। दोनों को आपको 0 से कंपेयर करना है। x - 5 भी =0, x + 2 भी =0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -2। इसी को जीरोस बोलते हैं, इसी को रूट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बेसिक वाली इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें, टेक्स्ट बुक का ही सम है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100, 101, 102, ऐसे चलता जाएगा कब तक, जब तक 998, 999 नहीं आ जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे बेसिक वाले। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 10। क्वेश्चन नंबर 28, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे चलता है, अब तक चलता है जब तक 97, 98, 99 नहीं आ जाता, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर कैसा चाहिए जो डिविजिबल बाई 7। तो डिविजिबल बाई 7 देखो तो क्या क्या है, देखो 14 आएगा, ठीक है ना, 14 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, उसके बाद 28 आएगा।
ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, 14 7 98 होता है, 98 लास्ट डिजिट होगा। ठीक है ना, तो ये मेरा एपी का सीरीज बनेगा, जिसमें बोला है कितने डिजिट ऐसे होंगे। ठीक है ना, तो कितने डिजिट होंगे तो देखते हैं। ए मेरा 14 हो गया, डिफरेंस मेरा 21 माइनस 14 हो गया, जो कि 7 हुआ। और सीरीज के जो लास्ट टर्म होता है, सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है उसको ए एन कहते हैं। तो ए एन हो गया 98। ठीक है ना, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू मेरे को 98 दी हुई है, ए की वैल्यू है 14 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। 98 माइनस 14 इक्वल टू 7n माइनस 7। 98 माइनस 14 यानी 84 हो गया, 7n माइनस 7, 84 प्लस 7 इज 7n। 84 7 मतलब 91 हो गया, 91 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 8 9, दो बचा, 7 3 जा, तो n की वैल्यू 13 हो जाएगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है एपी दे दिया जाएगा, एपी दे दिया है 3 6 9 डॉट 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 डॉट। उधर फाइंड 20th टर्म, टर्म से पहले अगर नंबर लिखा है तो एन की वैल्यू है, और टीएच लिखा है, अगर कभी भी इसमें टीएच लिखा होगा, तो टीएच लिखा होगा तो इस पूरे टर्म को A20 कहा जाएगा। ठीक है, तो A20 पे क्वेश्चन मार्क है, A20 पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ए और डी लिख लेते हैं, A3 D6 - 3 यानी 3, और A20 पे सवाल खड़ा है। ठीक है ना, A20 पे क्वेश्चन मार्क है। A20 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 19D। ए आपका मिल चुका है 3, और डिफरेंस आ चुका है 3, 19 3 जा 57, तो ये हो जाएगा 60। तो A20 आपका आ चुका है 60। नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है ए बी सी, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और डी दिया है। किसका वर्टाइसिस है, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम वर्टाइसिस हम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम का वर्टाइसिस हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ए है 6,1, ये आपका बी है 8,2, सी है 9,4, और डी है M,3। इसमें एक चीज बता दूं, इधर लिखा है टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है आपको लाइन में चलना है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे चलना। ऐसा नहीं होना चाहिए ए फिर बी इधर, सी उधर और डी इधर, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ये तो इसका नाम होगा AC BD। ठीक है ना, तो टेकन इन ऑर्डर मतलब लाइन में चलना है आपको। ठीक है, साइकिल में चलना है। चलो, तो क्या बोला है, बोलते हैं वैल्यू ऑफ एम ढूंढो। पैरेललोग्राम में क्या होता है, AC का जो मिड पॉइंट होता है और जो BD का मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC पे अगर मैं मिड पॉइंट लगाऊं, ए और सी पे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बता दूं, नहीं पता है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। उसी तरीके से BD पे भी मिड पॉइंट लगेगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले AC की बात करता हूँ, ए और सी की बात करता हूँ। ठीक है, AC की बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट लगाऊं, तो x मेरा 6 है और दूसरा x मेरा 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 9/2। उसी तरीके से y की बात करूँ तो 1 है और यहाँ 4 है, यानी आ जाएगा 1 + 4/2। उसी तरीके से अगर मैं राइट साइड जाऊं, यानी दूसरी तरफ, BD की तरफ, तो 8 + m, 8 और m मेरा x, यहाँ हो जाएगा 8 + m/2, और हो जाएगा 2 + 3/2, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये अगल बगल है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 6 + 9 कितना हो गया, 15/2, 5/2, इसके बराबर हो जाएगा
8 प्लस m अपॉन 2 5/2। आपको तो m ढूंढना है ना, तो m यहाँ पर पहले वाले पार्ट पे ना, देखो ना ब्रैकेट से, सॉरी कॉमा से पहले इधर है ना, इधर है आपका m। तो ब्रैकेट से कॉमा से पहले जो होता है वो x की वैल्यू होती है, आपकी x की वैल्यू, इधर पे ये x की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको उन दोनों को कंपेयर करना है। 15/2 किसके बराबर हो जाएगा, 8 प्लस m/2 के बराबर, 2 से 2 कट हो गया, 15 माइनस 8 इज m, m की वैल्यू हो गई 7, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो क्वेश्चन नंबर 30 को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 31। ए की वैल्यू दी है 2,3 और बी दिया है 4,1, ठीक है ना। एक को हम x1 y1 बोलते हैं और एक को हम x2 y2 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो आएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो x2 यानी 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखो आपको 1 माइनस 3 नहीं जमता है तो 3 माइनस 1 भी लिख सकते हो, 4 माइनस 2 नहीं जमता तो 2 माइनस 4 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो सेम ही आएगा आंसर। 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, तो 4 हो गया √8। ए बी की वैल्यू आ गई √8। आपको बहुत अच्छे से लिखना है तो इसको 2√2 भी लिख सकते हो। तो ये बेसिक वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दें, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, साइन ए की वैल्यू दी है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। किसी एक जगह आपको थीटा ले लेना है, तो मैंने ऊपर ही थीटा ले लिया। तो इसके हिसाब से अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज यानी 4 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ए सी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर नहीं पता, और बी सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। हो जाएगा 16 इज ए बी स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इज ए बी स्क्वायर। हो जाएगा 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी हो जाएगा स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7, ठीक है ना। अब हमको किसका फॉर्मूला पूछा है, कॉस ए का। कॉस ए पे अगर फॉर्मूला लगाऊं वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा अपना, एडजेसेंट वो होता है जो थीटा और 90 के बीच में फंसता है, तो एडजेसेंट अपना √7 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो कॉस ए का आंसर √7/4। इसको बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दें। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, और उस पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर दिया, हमने स्क्वायर कर दिया। कॉस 30 √3/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साइन 60 भी √3/2 स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो ये कट जाएगा। इधर लेके देखिए क्या बचा, 2 × 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 2 हो गया, ठीक है ना। तो इतना इजी सम था ये बेसिक वाले सच में इंपॉर्टेंट में डाल दिया टेक्स्ट बुक का सम। फिर हम सम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 34। लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है सर उठा के देखना। इसको सर उठा के देख रहा है टॉप ऑफ टावर को, कहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये रहा ग्राउंड, में द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से मैं सर उठा के देख रहा हूँ किसको, और ये कहाँ से देख रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर।
जो टावर है, टावर ये रहा, ए भी आपका टावर हो गया बराबर। टावर के टॉप को देख रहा हूँ, और उसका जो पैर है, फुट जो है, वो 15 मीटर दूर है जिस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ। देखो ना, लिखा है सर उठा के देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, सर उठा के देख रहा हूँ ग्राउंड से, ये रहा मेरा ग्राउंड पे पॉइंट। यहाँ से मैं सर उठा के देखा इसके टॉप को, ठीक है। अब जब सर सर उठा के टॉप को देखा, तो पॉइंट है किधर, ये मेरा पॉइंट किधर है ग्राउंड पर, 15 मीटर दूर है उसके पैर से। किसके पैर से? टावर के पैर से। तो टावर का पैर बी है, बी से यहां तक 15 मीटर दूर है, ठीक है। और कितना डिग्री बना रहा है वहां पर? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब मुझे बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी अगर मेरा ये थीटा हो गया, तो मेरा ऑपोजिट ए बी, मेरा टावर ऑपोजिट हो जाएगा, तो मैं tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा मेरा इस केस में 60 डिग्री है, ऑपोजिट मेरा ए बी की तरह बिहेव करेगा, एडजेसेंट मेरा बी सी की तरह बिहेव करेगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी मुझे पता नहीं है, और बी सी की वैल्यू है 15। ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 15√3 मीटर, ठीक है ना, मीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। बेसिक वाले इसमें इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर है क्वेश्चन नंबर 35। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है, मैं दोनों क्यूब अलग अलग कलर से बना देता हूँ तो आपको फील आएगा। एक क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये रहा, ठीक है। दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, कितना दिया है? 27 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है एल क्यूब। एल क्यूब मेरा 27 दिया है, तो एल क्यूब यानी 3 का क्यूब हो गया 27। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का पावर पावर सेम है तो हटा देने का, तो एल की वैल्यू 3, ठीक है ना। अब सम देखो, सम हमने खाली इतना ही निकाला, आगे लिखा है दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है। यानी ये जो आपका येलो कलर वाला है, सॉरी ब्लू कलर वाला जो क्यूब है, और जो येलो कलर वाला क्यूब है, उसको ज्वाइन कर दिया गया है। ये रहा ब्लू कलर वाला क्यूब, ठीक है, ये रहा ब्लू कलर वाला क्यूब, और दूसरा ये रेड कलर वाला क्यूब ये रहा। इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। अब जो शेप बनकर आया, अगर आप देखोगे तो जो शेप बनकर आया है वो पूरा क्यूबॉइड दिख रहा है ना। अगर इसको ज्वाइन करके दिखा दूं अच्छे से, तो ये जो शेप पूरा आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर में मैं आपको एक मर्ज करके दिखाऊं, तो ये जो पूरा शेप दिख रहा है, वो आपको कुछ ऐसा लंबा सा क्यूब नजर आएगा, इस तरीके से लंबा सा, सॉरी क्यूबॉइड नजर आएगा, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, यहाँ पर आपको ज्वाइन देखने मिलेगा। ऐसी तो है ना, इसको देखो, ऐसी तो है। तो इस सब में अगर हम देखें, तो लेंथ कितना आ चुका है आपका? लेंथ इधर आप देखोगे, इतनी वैल्यू आपकी 3 है ना। ये भी आपका 3 है, और ये हाइट भी आपका 3 है। इधर पे भी ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है ना। जब इनको ज्वाइन किया, तो मेरा ये लेंथ जो है वो 3, और ये पूरा लेंथ ये 3, तो टोटल मिला के ये लेंथ कितना हो गया मेरा? ये लेंथ हो गया मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो गया, ठीक है ना। तो नया जो क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड में 3 चीज होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। तो जो लेंथ है मेरा 6 हो गया, लेकिन जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो इसी के बराबर हुआ ना, इसी के बराबर हुआ, तो ब्रेथ मेरा 3 ही रहा। और हाइट जो मेरा है, ये हाइट जो मेरा है इसके बराबर हुआ, देखो ना, ये वाला हाइट इसके बराबर है, तो ये भी मेरा 3 ही रहेगा, ठीक है। तो हाइट भी मेरा 3 हो गया। अब मुझे क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH। 2 मेरा ये रहा, L मेरा 6 × 3 प्लस B × H यानी 3 × 3 प्लस L × H यानी 3 × 3, हो जाएगा 2। 18 प्लस 9 प्लस 9, हो जाएगा 2 × 18 प्लस 9 प्लस 9 यानी कितना हो गया? 36, हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में
डाल दें, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही सम है। ठीक है, फिर हम सम में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है मतलब, उसका जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बिठाया गया, इसमें हेमिस्फीयर कटोरा, इसमें हेमिस्फीयर कटोरा रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? बोलते हैं जो कटोरा इस पे रखोगे उसका डायमीटर कितना होगा। तुम देखो ना, कटोरा इसके ऊपर रखा हुआ है, ये रेड पेन से, तो इसका ये देखो, ये पूरा 7 है, ठीक है ना, तो कटोरे का डायमीटर भी तो यही है। तो कटोरे का डायमीटर कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मार्क का तो यही हो गया। फिर क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मतलब आप कहाँ कहाँ कलर लगा सकते हो। तो आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, आप कलर है ना, इस ये जो क्यूब जो आपको दिख रहा है, इसके 5 बाजू तो आप कलर लगा सकते हो। ठीक है ना, 5 बाजू तो आप कलर लगा सकते हो। ठीक है, प्लस इस डोम के ऊपर कलर लगा सकते हो, +2πr²। लेकिन है ना, आंसर इतना ही नहीं है, अगर आप देखोगे तो इतना कलर भी तो आपका बच गया है, यहाँ भी तो आप कलर लगा सकते हो ना, ये देखो इतना पार्ट बच जाएगा कि नहीं, इतना पार्ट अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो देखना कुछ ऐसा बचेगा। आपके स्क्वायर का ऊपर का पोर्शन है, ये आपका डोम है, तो डोम के यहाँ पे कलर मारना बाकी रह जाएगा ना, हाँ तो कलर छूट जाएगा कि नहीं। ये कलर ऐड करना बहुत लोग भूल जाते हैं। तो ये अगर देखोगे तो आप देखो, ये पूरे स्क्वायर में से अगर आप सर्कल निकाल दोगे तो आपको बचा हुआ कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर और ये कलर मिल जाएगा। यानी आपको क्या लगाना है, स्क्वायर का फॉर्मूला एल स्क्वायर में से आपको सर्कल का फॉर्मूला माइनस करना है। अगर इस पूरे फॉर्मूले को आप देखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 6l² + 5r। तो आप ये ना याद करके डायरेक्ट आप ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको 6l² + 5r² पे फॉर्मूला का वैल्यू, फॉर्मूले पे सारी वैल्यू डालनी। ठीक है, तो ये आप रट लो, ये फॉर्मूला जब भी ये वाला शेप आएगा तो टेक्स्ट बुक का सम है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी दे दी है, एल की वैल्यू दे दी है 7। ठीक है, अच्छा ये रहा एल की वैल्यू 7। अब रेडियस, रेडियस कितना, कटोरे का डायमीटर तो कटोरे का मिल गया ना, डायमीटर कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, तो 22/7 रेडियस हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2, इसको अलग ब्रैकेट में रख दो, इधर अलग ब्रैकेट में रख दो, यहाँ हो जाएगा 6 × 49, और यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 11 से कट गया, तो ये हो जाएगा 77/2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 6 × 49 अगर हम करें तो 6 × 49 आ जाएगा 294, और 77/2 करें तो हो जाएगा 38.5। 38.5 में अगर हम 294 ऐड करें तो हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम बोला है कि क्वेश्चन नंबर 37, मीन प्लस मीडियन लिखा है, मीन, क्वेश्चन नंबर 37, मीन प्लस मीडियन इज 30। तो क्या दे दिया है, मोड दे दिया है 10, ये रहा सारा वैल्यू, ये रहा, बोला मीन और मीडियन निकालो। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मूले मतलब मीन और मीडियन ना लिखे उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको बोलते हैं हम एक्स बार, इसको बोलते हैं हम एम, और ये है 30। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, और z की वैल्यू दे दी गई है 10। ठीक है ना, अच्छा ये तो वो लोग ने दिया, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, z = 3m - 2x बार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे मीन का आंसर निकालना है और मीडियन का आंसर निकालना है, यानी आपको एक्स बार और एम की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये फॉर्मूला पता है, इधर से मैं इधर से मैं एम की वैल्यू
इसमें से अगर मैं m की वैल्यू देखूं 30 माइनस एक्स बार लिख सकता हूँ, है ना। ये सारी वैल्यू को ये वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। ले देखिए, z की वैल्यू 10 हो गई 3, m की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस एक्स बार माइनस 2x बार, हो जाएगा 10 इक्वल टू 90 माइनस 3x बार माइनस 2x बार। तो 10 इक्वल टू 90 माइनस 5x बार, 5x बार को लेफ्ट साइड भेज दिया और 10 को राइट साइड भेज दिया, ठीक है ना। तो 5x बार हो गया, 5x बार हो गया 80, तो x बार हो जाएगा 80 अपॉन 5, x बार हो गया 60, ठीक है ना। और मुझे अभी एक और चीज मालूम पड़ा ना यहाँ से, m कितना था ये देखो ना, m है 30 माइनस एक्स बार, तो 30 माइनस 16 यानी 14, मीडियन आ गया 14, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दो इक्वेशन दे रखा है और दोनों इक्वेशन में से देने के बाद एक और इक्वेशन दे रखा है और बोला m की वैल्यू ढूंढ लो। तो इसमें y और x पहले हम ढूंढ लेते, पहले ना इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते, चलो ना धीरे धीरे करते हैं फिर समझ। एक इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24 एलिमिनेट करता हूँ। एलिमिनेशन में सबका साइन चेंज हो जाता है, ये कट हो गया, ये 7y हो गया और ये हो जाएगा 35, y हो जाएगा 35 अपॉन 7, यानी y की वैल्यू हो गई 7 5 35, y की वैल्यू 5 हो गई। आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो जो आपको इजी लगे। तो मैं पहला जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, उसमें मैं y की वैल्यू डाल देता हूँ 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इज 11 माइनस 15, 2x हो जाएगा माइनस 4, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2। अब आपको x मिल गया, आपको x और y दोनों मिल गया। अब यहाँ पे आपको पूछा m की वैल्यू ढूंढो इस इक्वेशन के लिए। तो y दिया है mx प्लस 3, तो y की वैल्यू हो गई है 5, m मुझे ढूंढने बोला है, x है मेरा माइनस 2 प्लस 3, y हो जाएगा माइनस 2m प्लस 3, ठीक है। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2m, 2 इक्वल टू माइनस 2m, 2 अपॉन माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 इक्वल टू, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 1। बेसिक वाले इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट में डाल दो, ये टेक्स्ट बुक का सम है, एनसीईआरटी का सम, ठीक है। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 39 में इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 21 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करने बोले, लेकिन कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइम पे नहीं आया, आप एलिमिनेशन से करके आ जाओ, पेपर छोड़ने से ज्यादा बेटर है कि उसको सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है ना। कोई भी सम को छोड़ना नहीं, ठीक है, कोई भी मेथड से सॉल्व कर देना अगर नहीं आया तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों में से पहले इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स या वाई की वैल्यू निकालने, जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन जो है उसमें से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, या वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई क्या हो जाएगा 21 माइनस 3x, वाई हो जाएगा 21 माइनस 3x अपॉन 5, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ये पहले इक्वेशन से आया, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि 1 से निकला, ठीक है ना, और 2 से निकला होता तो 1 में सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, 2x माइनस 3y इज 14, 2x 3, y की वैल्यू है 21 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करने का एक ऐसा सिंपल तरीका एलसीएम लेने का जिसको नहीं आता,
ये फाइव इसके पास भेजने का, ये फाइव इसके पास भेजने का, और नीचे से गायब कर देने का। इसके पास नहीं भेजना, क्योंकि ये एक ही चीज है। ठीक है ना, मैं फिर से बोलता हूँ, देखो ये एक ही चीज है, बराबर, एक ही टर्म। तो आपको क्या करने का, इसके नीचे का फाइव इधर भेजने का, इसके नीचे का फाइव इधर भेज के मल्टीप्लाई करना, और नीचे से फाइव गायब कर देने। ठीक है ना, उसी को एलसीएम लेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10x माइनस 3, 21 माइनस 3x, और यहाँ पे जब 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बन जाएगा 14 5 70, 10x माइनस 63 प्लस 9x इक्वल टू 70। 10x प्लस 9x 19x हो गया, और 70 63 उधर जाके ऐड हो गए। ठीक है, 19x इक्वल टू 133, तो x की वैल्यू हो गई 133 अपॉन 19। ठीक है, फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। 133 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। ठीक है, आपका x का आंसर 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पहला इक्वेशन जो था, मैं तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा आपका, 3x प्लस 5y इज 21। x की वैल्यू 7 आ चुकी है। 21 प्लस 5y इक्वल टू 21। तो 5y हो जाएगा 21 माइनस 21, 5y हो जाएगा 0, y की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू हो गई 0.5 यानी 0। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आया हो। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में जाने वाले लोग। तो 4 के टेबल में जाने वाले लोग कौन है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, 4 के टेबल में कौन जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 24 28। ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, लास्ट में कौन कौन आएगा, 248, फिर 252, 256, ऐसा ये भी आगे चलता जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मुझे क्या बोला है, सिर्फ 4 के टेबल में आने वाले ही नहीं, 10 से 250 के बीच में ही चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। तो 10 से 250 के बीच में कौन आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 16 20 ये सब आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन कहाँ तक, 250 के बीच, 250 और 10 के बीच में, तो यहाँ तक होंगे कि नहीं सब लोग। मेरा जो एपी का सीरीज हो जाएगा वो हो जाएगा 12 60 20, तो चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा लास्ट में 248। तो मेरा एपी का सीरीज बन चुका है, ए हो गया मेरा 12, डिफरेंस हो जाएगा 16 माइनस 12, जो कि हो गया 4, और जो लास्ट टर्म होता है उसको हम ए एन कहते हैं। ठीक है ना, ले दे के एन ढूंढना बचा है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 248। ए की वैल्यू है 12, एन पता नहीं, और डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 4 क्या हो गया, 248 माइनस 12। एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा 236। एन माइनस 1 हो जाएगा 236 अपॉन 4। तो 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा, तो एन हो जाएगा 59 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो इसको बेसिक वाले, इसको इम्पोर्टेंट में डाल दें। में क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, ए आपका 3,5 है, बी आपका 2,-7 है, और सी के बारे में नहीं दिया, तो x, y ले दिया। और तीनों पॉइंट कैसे, कोलीनियर। कोलीनियर कैसे, एक लाइन में जो होते हैं वो कोलीनियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया बी डैश ए डैश सी। इसका मतलब क्या होता है, बी के बाद ए आएगा और ए के बाद सी आएगा। और एक और अच्छी बात बताई गई है इसमें कि बी ए और ए सी बराबर है, यानी बी ए का जो लेंथ है और ए सी का जो लेंथ है वो बराबर है, यानी ए कहाँ हो गया, एग्जैक्टली बीच में हो गया कि नहीं, मिड पॉइंट पे हो गया कि नहीं है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना। ठीक है ना, अच्छा, तो बी कितना है 2,-7, सी कितना है x, y, और a कितना है
3,5। वैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जिस पे पॉइंट पे भी लगाते हैं उसको ऐसा लिखते हैं। ए पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो लिखेंगे ए एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे देखेंगे ये x1 की तरह बिहेव करेगा, ये y1 की तरह बिहेव करेगा, ये x2 की तरह बिहेव करेगा, ये y2 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 3,5, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 मतलब -7 प्लस y अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, डब्बे में जो पहला नंबर है वो डब्बे के पहले नंबर से कंपेयर करूंगा। 3 को किससे कंपेयर करूंगा? 3 को कंपेयर करूंगा 2 प्लस एक्स अपॉन 2 से। उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है वाई वाला पार्ट, वो वाई वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा। वाई किससे कंपेयर करूंगा? -7 प्लस वाई अपॉन 2 से। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6। 6 इक्वल टू 2 प्लस एक्स, 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 4 की वैल्यू x के बराबर है, x की वैल्यू 4 होगी। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 10 -7 प्लस वाई, -7 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा तो 17 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट में बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर दो, इवन स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन करो। ठीक है, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा सामने क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है इन व्हाट रेशियो। देखो जब कभी भी रेशियो हमसे पूछा जाएगा ना तो k:1 ही लेने हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जब कभी भी तुमसे रेशियो पूछा जाएगा ना तो m और n नहीं लेना, k:1 लेना। ठीक है ना, जहाँ k m ही है और 1 n है। ठीक है ना, तो लेना k:1 है, उससे सम आसान बन जाएगा। तो एक पॉइंट है -4,6, ये हो गया -4,6। और दूसरा जो पॉइंट है, नहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है, ए की वैल्यू इधर दी है -6,10 और बी एक पॉइंट दिया हुआ है 3,-8। और उसको कौन डिवाइड कर रहा है? -4,6 उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो मेरे से मिस्टेक हो रहा था। तो सी -4,6 उसको डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में मुझे पूछा है, तो हम ले लिए k:1। सेक्शन फॉर्मूला हमको पता है, किसी भी पॉइंट पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला होता कैसे है, x, y कैसे बनता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x, y, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, जो बीच में बच गया वो x, y हो जाएगा। ये m की तरह बिहेव करेगा, ये n की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा तो हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्स कोमा वाई यानी क्या हो गया, एक्स कोमा वाई आपका हो गया -4,6। अब आराम से वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। एम, एम यानी के, एक्स टू यानी 3। ठीक है, आराम से वैल्यू डालना। बहुत लोग x2 3 ना डाल के -6 डाल देते हैं, तो ये गलती नहीं करना। एन, एन आपका है 1, एक्स वन है आपका माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा m+1 यानी k+1। उसी तरीके से इस पार्ट पे आते हैं, m यानी k, y2 यानी -8, n, n यानी 1, y1 यानी 10 अपॉन क्या हो जाएगा k+1। -4,6 यहाँ हो जाएगा 3k-6 अपॉन k+1, यहाँ हो जाएगा -8k+10 अपॉन k+1। अब वो क्या करना है, x वाले पार्ट को, ये जो x वाला पार्ट है पहले वाले पार्ट को हमको पहले वाले पार्ट से कंपेयर करना है, और दूसरे वाले पार्ट को मुझे दूसरे वाले पार्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, तो मेरे को जो इजी लगेगा उससे कंपेयर कर लूंगा, तो मैं x वाले पार्ट को कंपेयर, -4 किससे कंपेयर करूंगा, 3k-6 अपॉन k+1 से। ये जो k+1 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू k+1 इज इक्वल टू 3k-6। तो हो जाएगा -4k-4 इक्वल टू 3k-6। -4k 3k इस तरफ आ गया और -4 उस तरफ चला गया, तो बन जाएगा -7k इक्वल टू -2। कैसे के कट गया, के हो गया 2/7। बेसिक और स्टैंडर्ड वाले
दोनों इसको इम्पोर्टेंट में डाल दे, एनसीईआरटी बेस्ड सम है, ठीक है। फिर हम सम में आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो आपका हो जाएगा, रेशियो जो है वो रेशियो है 2:7। यही आपका एम है, यही आपका एन है, ठीक है। तो हम सब में आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला पी ए और पी बी टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, यहाँ सर्कल बना देता हूँ, सर्कल जिसका जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। उसका सेंटर ओ हो गया। और पी ए और पी बी दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट पी। तो पी एक पॉइंट ये रहा, इससे मुझे एक टेंजेंट बनाना है। पी से मैंने एक टेंजेंट बनाया सर्कल को यहाँ पर, पी ने इससे मैंने एक और टेंजेंट बनाया सर्कल को यहाँ पर। वो दो पॉइंट पे मीट किया, एक ए पॉइंट पे और एक बी, ठीक है। और हम यहाँ से ओ से ए पे हम रेडियस ज्वाइन कर देते हैं। हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है। आपका पॉइंट वो ये है, ठीक है। ए पी बी, ए पी बी 50 है, ठीक है, ए पी बी 50 है। तो बोला है ओ ए बी ढूंढो, ओ ए बी। ओ ए बी देख लेते किधर है, ओ ए बी, यानी आपको ये एंगल ढूंढना है, ये वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जानते हैं आमने और सामने, यानी आपका जो एंगल ओ है और पी है, इन दोनों का टोटल, ये जो एंगल ओ है और ये जो एंगल पी है, इन दोनों का टोटल आप जानते होंगे 180 होता है, ठीक है। तो ओ कितना हो गया, ओ हो गया, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, हम थोड़ा तरीके से कर रहे हैं, पूरा एकदम डिटेल में। ओ मुझे पता नहीं है, पी मेरा 50 है, जो कि 180 हो गया। तो ओ कितना हो गया, 180 माइनस 50, एंगल हो गया 130। ये एंगल आ गया 130। अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी देखोगे, ट्राइंगल ओ ए बी, अगर ट्राइंगल ओ ए बी की बात करूं, तो ट्राइंगल ओ ए बी में ये जो ओ बी है और ओ ए है रेडियस है, यानी ये दोनों लेंथ कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो अपोजिट साइड जो है ए और बी वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180। ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है। ओ है 130, ए को ए को मैं एक्स मान लेता हूँ, बी भी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों सेम होगा ना, ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा। तो 130 प्लस 2x इक्वल टू 180। 2x हो जाएगा 180 माइनस 130, तो 2x हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो इसका शॉर्टकट तरीका कुछ ऐसा, ये देखिए, अगर सर्कल यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे आपका रेडियस है ओ, ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, और करके लिख देता हूँ दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका। यहाँ आपका बी है, पी है, बराबर, ये आपका 50 दिया हुआ। तो यहाँ से मैंने आधा किया, जब मैं यहाँ से आधा करूंगा ना, बीच में से काटूंगा ना, तो ये जो 50 है ना, ऊपर 25 और नीचे 25 में बढ़ जाएगा, ये 50, 25 और 25 में बढ़ जाएगा। और यहाँ का आधा, अगर मैं यहाँ पे आधा करूँ, यहाँ से आधा बनू, ये पूरा 90 होता है ना, यहाँ से अगर मैं आधा करूँ, तो इस तरफ का आधा इस तरफ पहुंच जाता है, तो डायरेक्ट आपको 25 मिल जाए, ठीक है। ठीक है, बाकी तो डिटेल में पूरा सॉल्यूशन ये है। आप इतना करो, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना इसका बेसिक पता होगा, इंट्रोडक्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमको टेबल दे दिया और पूछा है फाइंड मोड, ठीक है ना। मोड की वैल्यू पूछिए, जेड की वैल्यू पूछिए। जेड का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो सबसे पहले सबका डेटा निकाल लेते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 कहते हैं। F1 के बाद में F2 आता है,
और F1 से पहले आता है F0। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी में से आंसर निकलने वाला है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 27 है तो आंसर इसी में से निकलता है, इसको मॉडल क्लास कहते हैं। इसमें ये L होगा, लोअर लिमिट आपका L हो जाएगा, ठीक है। सबका डेटा यहाँ लिख लेते हैं। L हो गया आपका 200, F1 हो गया 27, F2 हो गया 20, F0 हो गया। अब बात करते हैं H की। इन सब में आप देख रहे हो, इन सब में गैप 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, सब में 100 का गैप, तो H आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला में हम लोग खाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Z इक्वल टू L। L कितना है आपका 200 प्लस F1 माइनस F0 यानी 27 माइनस 80 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस 80 माइनस F2, और H मेरा है 100, तो हो जाएगा 200, 27 माइनस 18 यानी 9, 54 माइनस 18 माइनस 20 इंटू 100, हो जाएगा 200 प्लस 9, 54 माइनस 18, 54 अगर माइनस 18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 माइनस 20 इंटू 100, हो जाएगा 200 प्लस 9, ये हो जाएगा 16 इंटू 100, तो 200 प्लस 900 डिवाइड बाई 16, और 900 डिवाइड बाई 16 करेंगे आंसर आ जाएगा 56.25। तो जो मोड का आंसर है वो हो जाएगा 256.25 रुपीस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल दें, आगे समझ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 46। लिखा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। 1 रुपी कॉइन को 3 बार उछालते हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे तो जो टोटल आउटकम हो जाएगा, टोटल आउटकम वो हो जाएगा या तो तीनों पे हेड आएगा, ठीक है, या तो तीनों पे टेल आएगा। बाद में एक एक टी डाल देने का, HHT, HTH, THH, हो जाएगा TTH, THT, HT, ये टोटल आउटकम हो गया। तो इतना राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम, इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। धैर्य विल विन द गेम इफ ऑल टॉस शो द सेम रिजल्ट। धैर्य जीत जाएगी अगर तीनों टॉस पे सेम आए, जैसे कि इधर पे लिखा है वैसे तीनों टॉस पे सेम आए। तीनों टॉस पे सेम आए यानी अगर तीनों हेड आए, तीनों टॉस पे हेड 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 आए, या तीनों टॉस पे टेल 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 आए, तो धैर्य जीतेगी। तीनों टॉस पे सेम चीज आना चाहिए, ठीक है। इधर लिखा आइदर ऑल 3 हेड और ऑल 3 टेल, यानी धैर्य कब जीतेगी जब तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, यानी ये दोनों पे वो जीतेगी और इन सब पे वो हारेगी। एंड लॉसेस द गेम अदरवाइज, यानी इस पे वो जीतेगी, विन करेगी, और इस पे वो लूज करेगी, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी धैर्य विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ धैर्य लूजिंग द गेम, लूजिंग द गेम। धैर्य इन दोनों पे जीतने वाली है, इन दोनों पे विन करेगी, और हारेगी कितने पे, इन सब पे वो हार जाएगी, है ना। इस पे वो लूज करेगी। तो लूज करने वाले कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन। टोटल कितने लोग थे, टोटल अगर मैं गिनूं टोटल कितने लोग थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 बार वो हार सकती है, तो 6/8 यानी 3/4। तो ये बेसिक वाले को इम्पोर्टेंट में डाल दो, ठीक है। इम्पोर्टेंट में इसको डाल दो, एनसीईआरटी बेस्ड सम है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है 47 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें 5 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8।
एनी 5 आउट ऑफ इट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 47 है, 47 में लिखा हुआ है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 47 जो कि सेक्शन बी का है, और इसमें एनी 5 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लंबाई, तो वर्टिकल पोल है आपका ये भी, जिसकी लंबाई कितनी मीटर है, 6 मीटर। कास्ट शेडो ऑफ 4 मीटर। मान लो यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, तो इसकी परछाई तो यहाँ पड़ेगी ना, इसका शेडो हो गया। शेडो का लंबाई कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। शेडो की लंबाई 6 मीटर है ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त एक और, उस एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट, एक और उसी वक्त एक टावर है। मान लो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। तो मान लो टावर है पी क्यू, एक टावर है, ठीक है। कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग शैडो वो यहाँ पर बना रहा है, ठीक है ना। ये टावर हो गया, और ये आपका 6 मीटर का पोल हो गया, 6 मीटर का पोल, ये आपका टावर हो गया, ठीक है ना। तो इसी वक्त इसकी परछाई गिर रही है पोल की, और उसी वक्त टावर की परछाई गिर रही है। तो एक बात समझो, जब भी एक ही टाइम पर दो लोगों की परछाई गिरेगी ना, तो ये जो दो ट्राइंगल बनेगा ना वो सिमिलर होगा। यानी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड के रेशियो सेम होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ए बी, बी सी, ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। उसी उसी के साथ इसको लिख सकते हैं पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो ए बी के नीचे पी क्यू आ जाएगा, बी सी के नीचे क्यू आर आ जाएगा, और ए सी के नीचे पी आर आ जाएगा। अब मुझे जिस जिस का डेटा दिया होगा उसका इस्तेमाल करूंगा। क्या ए बी की वैल्यू पता है मुझे? हाँ, तो देखो ए बी की वैल्यू तो मुझे पता है 6 मीटर। क्या मुझे पी क्यू की वैल्यू पता है? हाँ, तो पी क्यू की वैल्यू तो पूछी है, पी क्यू आ जाएगा। अब बी सी कितना है, 6 मीटर। क्यू आर कितना है, 28 मीटर। यहाँ पे ए सी और पी आर की जरूरत ही नहीं, तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे पी क्यू ढूंढना है, तो यहाँ तो 6 से कट हो गया, 6 वन जा से, ठीक है। या 1 1 से कट हो गया, ये 28 इधर चला जाएगा, और पी क्यू इधर चला जाएगा, तो 28 हो जाएगा पी क्यू। वो जो आपका टावर है वो 28 मीटर लंबा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में एक फिगर दिया हुआ है और लिखा है एल एम इज पैरेलल टू सी डी। एल एम इज पैरेलल टू सी बी, और एल एन इज पैरेलल टू सी डी लिखा हुआ, ठीक है। अब पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन में लिखा है एल एम इज पैरेलल टू सी बी और एल एम इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव अपने को करना है ए एम अपॉन ए बी। गिवन टू प्रूव में आप गिवन टू प्रूव हमेशा लिखा करिए, ठीक है ना, उसका भी मार्क्स मिल जाता है। ए एन अपॉन ए डी। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट पकड़ते हैं जिसमें एल एम और सी बी पैरेलल दिया है, ठीक है ना। ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं जिसमें एल एम और सी बी पैरेलल दिया है। तो एल एम और सी बी पैरेलल ये रहा, एल एम इज पैरेलल टू सी। तो ये कौन सा ट्राइंगल में आपको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी में। तो मैं क्या करता हूँ, खाली फील लेने के लिए यहाँ पर बना देता हूँ, प्रूफ में यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। तो फील लेने के लिए मैं खाली ट्राइंगल इधर बना रहा हूँ, ए एम, यहाँ बी, यहाँ एल, यहाँ सी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल एबीसी एल एम इज पैरेलल टू बी सी। अगर कभी भी ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल होती है तो हम लोग बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं। फॉर बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब हमको जरूरत किसकी है देखने का? ए एम की जरूरत है और ए बी की जरूरत है, ठीक है ना। तो ए एम और रेशियो तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी,
ठीक है ना, बी एम अपॉन बी इक्वल टू सी एल अपॉन सी ए। बीपीटी थ्योरम तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी रेशो लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत किसकी है, ए एम और ए बी की। तो ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन ए सी के बराबर। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, अब उसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर हम एल एन और सी डी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस एल एन और सी डी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फील लेने के लिए मैं खाली इधर साइड में बना दे रहा हूं। ये रहा वो ट्राइंगल जिसमें एल एन और सी डी एक दूसरे के पैरेलल। ये रहा सी डी, ये रहा एल एन। यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। ए एल सी डी एन, ये आ गया, फिर से ए आ गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन is parallel to CD. Therefore, by बीपीटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम में हम बहुत सारे रेशियो लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं ए एल बाई एल सी इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ठीक है ना, ए एल बाई ए सी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, हम बहुत सारा ट्राइंगल लिख सकते हैं, लेकिन हमको जिसकी जरूरत होगी हम खाली उतना ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं हमको किसकी जरूरत है, ए एन और ए डी की। तो ए एन अपॉन ए डी किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन ए सी के बराबर। ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी के बराबर बराबर हो गया। ठीक है ना, यहाँ जो पहला इक्वेशन मिला इक्वेशन वन, और यहाँ जो दूसरा इक्वेशन मिला इक्वेशन टू। अब देखोगे दोनों ए एल बाई ए सी के बराबर ही है। ठीक है ना, तो फ्रॉम वन एंड टू ए एम बाई ए बी भी ए एल बाई ए सी के बराबर, ए एन बाई ए डी भी ए एल बाई ए सी के बराबर। तो फ्रॉम वन एंड टू ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हेंस प्रूफ। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लें, बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डालकर रखिए। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना, टू कंजिक्यूटिव मतलब, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है ना, लगातार, लगातार यानी एक के बाद एक। तो अगर मैंने पहला नंबर वन लिया तो अगला नंबर क्या है, वन प्लस वन हुआ। ठीक है ना, जैसे कि अगर पहला नंबर फोर लिया तो अगला नंबर क्या हो रहा है, फोर प्लस वन। अगर मैं पहला नंबर सेवन लूंगा तो अगला नंबर क्या होगा, सेवन प्लस वन यानी एट। उसी तरीके से अगर पहला नंबर अपना एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमको लेने कहा गया, तो लेट टू कंजिक्यूटिव natural number are x and x plus 1। ठीक है, x and x plus 1। ठीक है, ये खाली समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए बताया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, टेक्स्ट बुक का सम है, लिखा है सम, सम करना है। ठीक है ना, सम, सम यानी प्लस किसका सम, उन्हीं दो नंबर का सम, उनके स्क्वायर का सम। यानी इधर पे भी जो नंबर होगा उसका भी स्क्वायर, इधर जो नंबर होगा उसका भी स्क्वायर। यानी पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 365। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स, ये प्लस वन, यहाँ पे 365 माइनस में आ जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364। अभी पूरा इक्वेशन टू से डिविजिबल है तो मैं छोटा बना लेता हूँ सबको टू से डिवाइड करके। ठीक है, अब अपने को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ कर सकते हैं, या तो हम श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। श्रीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहा हूँ, मुझे चॉइस मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो पहले लाइन में दूसरे लाइन में इधर पे x अंदर x प्लस 14, पहले माइनस लिखा तो माइनस बाहर निकाल लो, दोनों में 13 कॉमन, यहाँ हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से किया।
पूरे लाइन में क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट में x प्लस 14 सेम है और x माइनस 13 दूसरे डब्बे में डाल दिया, ठीक है। तो x प्लस 14 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 13 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -14 आ जाएगी और x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब बात समझो, यहाँ पर आके बच्चे लोग छोड़ देते, बोलते हैं सम हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है, आगे का है ना 1 मार्क का या आधा मार्क का सम बाकी रह जाता है। मेरे को यहाँ बताओ, नेचुरल नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव आया था क्या इसमें? देखो, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव आया था? नहीं आया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या है? 13, ठीक है ना। लेकिन हमने दो नेचुरल नंबर लिया है, एक x लिया है और एक x प्लस 1 लिया है, तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13 प्लस 1, ये रहा वो 14, ये वो 14 नहीं है, ठीक है ना। अपना दो आंसर ये दो, ठीक है ना। उम्मीद करता है समझ में आया होगा। बेसिक और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी है। मान लो एक एपी है, एक एपी इधर है, ए सॉरी इधर पे ऐसा लिख लेते हैं, एक एपी ले लेते हैं हम लोग, A1, A2, A3, A4, ऐसे चल रहा है, एक एपी है बराबर, ये पहला एपी। और दूसरा एपी है, दूसरा एपी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ऐसे चल रहा है, ठीक है। दो अलग अलग एपी है ना, डिफरेंट एपी, दो एपी है यहाँ पे, दो एपी, एक एपी ये रहा, एक एपी ये रहा। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? सेम दिया, यानी इस इसका कॉमन डिफरेंस मान लो डी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी हमने डी ही ले लिया है, दोनों को इक्वल दे रखा है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, बोलता है इसका जो 100 टर्म होगा, इस एपी का जो 100 टर्म होगा वो A100 होगा, अब इस एपी का जो 100 टर्म होगा वो कैपिटल A100 होगा, ठीक है। तो बोला है इन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? इज यानी इक्वल टू, और कितना है? 100। तो हम A100 का फॉर्मूला लगाते हैं, A100 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 99D, और यहाँ पे A100 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 99, कैपिटल डी नहीं आएगा, छोटा डी आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस तो छोटा डी ही है ना, ठीक है। इक्वल टू 100, ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इक्वल टू 100। आप यहाँ देखोगे, सॉरी, आप यहाँ देखोगे 99 और 99D कट हो गया, यहाँ बचा ए माइनस ए इक्वल टू 100। तो ये अपना ए माइनस ए है, लेकिन हमको सम में क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। बोलता है इसका जो 1000 टर्म होगा, इस एपी का जो 1000 टर्म होगा वो तो A1000 होगा, और इस एपी का जो 1000 टर्म होगा वो क्या होगा? A1000। बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, ऐसा पूछा है, ठीक है ना। 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? तो A1000 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 999D। तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल ए प्लस 999, छोटा डी आएगा, कैपिटल डी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने छोटा डी ले रखा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह जैसे लेफ्ट साइड किया है, साइन अंदर जाएगा, यहाँ पे 999D 990D हो गया। इसका आंसर तो a माइनस ए ही आ गया, और a माइनस ए अभी हमने देखा आंसर आ चुका है 100, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, बेसिक वाले थोड़ा बहुत समझ लीजिए तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक का सम है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक वालों से, एनसीईआरटी के सारे टेक्स्ट बुक के जितने भी सम है, सारे सम लगभग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 51। इधर पे है ना, ये टेबल दे रखा है, मीन ढूंढने बोला गया है या एफ की वैल्यू ढूंढने बोली गई है, तो इसको टेबल को हम अच्छे से बना लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 51 में है ना, मीन की वैल्यू दे रखी है, मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, तो मीन पॉकेट अलाउंस ₹18 और फ्रीक्वेंसी को ढूंढने बोला गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको ये एफ को ढूंढना है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये क्या है, ये आपका एफ आई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एक्स आई का। एक्स आई होता है मिड वैल्यू, 11 और 13 के बीच में क्या आता है? 11 और 13 के बीच में आता है 12, 13 और 15 के बीच में आता है 14, फिर उसी तरीके से 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है ना। फिर बनाते हैं टेबल एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई यानी एफ आई और एक्स आई को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 7 जा 84 हो गया,
फिर 14 6 जा 6 इंटू 14 84 हो गया, ठीक है। 16 9 जा 144 हो गया। 13 18 जा 234। 20 इंटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और 20 मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू एफ हो जाएगा। 5 इंटू 22 110 हो जाएगा। 4 इंटू 24 96 हो जाएगा। अभी आपको मीन का फॉर्मूला पता होगा, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है ना। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको एफ आई एक्स आई का टोटल मारना है और एफ आई का टोटल मारना है। तो एफ आई एक्स आई का जब आप टोटल मारने निकलोगे, देखो ना एफ आई एक्स आई का टोटल चाहिए यहाँ पे एफ आई का टोटल चाहिए, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई का टोटल मारते टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इस 20 को ऐड कर लेते। इस 20 को ऐड नहीं करने का, जिसमें भी अननोन चिपका होगा ना उसको साइड में रख देने का। जैसे कि अगर मैं ऐड करने जाऊंगा ना तो मैं इनको ही ऐड करूंगा, देखो बताता हूँ। एक बार 84 को ऐड करूंगा, 84 को ऐड करूंगा, 144 को ऐड करूंगा, 234 को ऐड करूंगा, 20 एफ को नहीं ऐड करना। 110 को ऐड करूंगा, 96 को ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो इनको ऐड करते हैं। 84 प्लस 84 आपका 168 हो जाएगा। 168 में 144 ऐड हुआ 312 हो जाएगा। प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96 ये हो जाएगा 752। अब ये जो 20F है ना इसको प्लस करके साइड में लिख देने का, छोड़ने का नहीं है। उसको तो लेना है ना, ऐड भी तो करना है ना उसको, लेकिन उसमें अननोन है इसलिए चिपक के आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मुझे किसका टोटल चाहिए, एफ आई का टोटल चाहिए। एफ आई का टोटल यानी इस डब्बे में मिलेगा। एफ आई एक्स आई का टोटल तो हमने निकाल लिया। एफ आई का टोटल ऐड करेंगे तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, 30 इसको छोड़ देंगे हम लोग। 35, 35 प्लस 5 40, 45 प्लस 40 प्लस 4 44, और इस एफ को साइड में से चिपका लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे समेश एक्स बार की वैल्यू दे दी गई है 18, ठीक है ना। एक्स बार की वैल्यू अपने को आ गई है 18, ठीक है। एफ आई एक्स आई का टोटल मिल चुका है 752 प्लस 20 एफ, और नीचे आ चुका है 44 प्लस एफ। अब यहाँ पे 18 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 प्लस एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ। जब हम 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो 792। ये 18 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी और इससे भी। 792 प्लस 18 एफ ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अब मैं नंबर को नंबर की तरफ करता हूँ, एफ वाले को एफ की तरफ करता हूँ। 20 एफ उधर रहेगा, 18 वहां आके माइनस हो जाएगा। 20 में से 18 एफ गया तो 2 एफ बचा, और यहाँ 792 माइनस 752 यानी 40। तो 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है ना। तो 20 चिल्ड्रेन है ना, एफ आई निकाला ना, 20 चिल्ड्रेन जाएगा आंसर, 20 चिल्ड्रेन। तो ये बेसिक वाले इस सम को इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए, एनसीईआरटी का ही सम है, ठीक है ना। पहले एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से थर्ड थर्ड सम है, थर्ड थर्ड या फोर्थ सम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सम समझ में आएगा। इसको अच्छे से कर लेना, स्टैटिस्टिक्स ही आपको ज्यादा स्कोर करवाएगा पूरे पेपर में। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दो चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए, आप लगभग पास होने के करीब आ जाओगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 फिर से स्टैटिस्टिक्स का सम है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दे रखा है लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, और क्या पूछा है, मीडियन। मीडियन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीएफ का टेबल बना लेते हैं। मैं ना टेबल यहीं पर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ इसी टेबल में। तो हमारे सामने लाइफ टाइम दिया और नंबर ऑफ लाइन दिया है। तो मीडियन में अगर आपको फॉर्मूला पता होगा मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले हम सी एफ का यहाँ पे टेबल बना लेंगे। जब सी एफ का टेबल बनाएंगे तो पहला नंबर यहाँ पे ऐसे ही आएगा 14। फिर 14 में 56 ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा। तो 14 में जब हम 56 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70। 70 में 60 ऐड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 130। फिर 130 में आपको 86 ऐड करना है। 86 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है। फिर 180 216 में आपको 74 ऐड करना है। 74 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 290। 290 में 62 ऐड करेंगे
तो 290 में जब 62 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 352। 352 में अगर हम 48 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 400। तो इन शॉर्ट वो इनका टोटल ही 400 है, ठीक है ना। इसी को हम एन कहते हैं या समेशन एफ आई कहते हैं। तो सारा खेल एन का है, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू आ गई 400, ठीक है। तो आपको एन बाई टू निकालना है, तो एन बाई टू निकाल के हो जाएगा 400 अपॉन 2 यानी 200। अब क्या करना है, ये जो एन बाई टू है ना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बादल में बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको सी एफ में ढूंढो, सी एफ में ढूंढो। सीएफ में जब ढूंढने निकलोगे ना नहीं मिलेगा, तो सीएफ में अभी हम ढूंढते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। सीएफ में जब मैं ढूंढता हूँ तो 14 आया, 14 से 70, 130, तो 200 तो मिला ही नहीं। तो 200 से नेक्स्ट बड़ा नंबर लिख देने का, नेक्स्ट बड़ा नंबर लिख देने का, ठीक है। तो नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है, 200, 200 से बड़ा 216। तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। लेकिन जो सीएफ होगा वो ऊपर वाला लेने, ठीक है ना, ये ध्यान रखने का आप, ठीक है। ये सब लाइन हटा देता हूँ तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 216 ढूंढ के सीएफ ऊपर वाला लेना है, ठीक है ना। अब हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। एल एल आपका लोअर लिमिट होगा जो कि 8000, सॉरी 3000 है, तो एल आपका हो गया 3000। सीएफ सीएफ तो 130 लेना ऊपर वाला, और एफ एफ तो 86 हो गया, ठीक है ना। एच एच क्या होता है, सब में कितने कितने का गैप है, इन सब में आप गैप देखो, देखो 500 500 500 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, ठीक है ना। अब हम वैल्यू डाल देते हैं मीडियन के फॉर्मूले में। एल एल की वैल्यू है 3000 प्लस एन बाई टू तो आपने देखा 200 आया। सी एफ कितना आया 130 अपॉन एफ एफ आया 86 इंटू एच एच आया आपका 500। तो 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो 70 अपॉन 86 इंटू 500। अगर आपको यहाँ पे काटन काटा करना है तो काटो, 235 जा 243 जा। अब कुछ बचा नहीं काटने के लिए, तो 35 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17,500 और डिवाइड बाई 43। 17,000 अगर हम 500 को डिवाइड बाई 43 करेंगे तो हो जाएगा 406.97, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अगर 3000 ऐड कर दें, 3000 ऐड करें तो हो जाएगा 3406.97, ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। लेकिन मीडियन के ऊपर लिखा है आर लिखा है, तो इधर पे आ जाएगा R, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाले, इसको भी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए बेसिक वाले इसको, ठीक है। फिर हम समझना आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, a dice has 6 face mark 0 1 1 1 6 6। जनरली डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन इनके डाइस के ऊपर क्या क्या लिखा है, क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम क्या क्या दे रखा है, 0 1 1 1 6 और 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, उन लोगों ने ये 6 नंबर लिखा है, ठीक है। टू सच डाइस आर थ्रोन टूगेदर, ऐसे दो डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, टेबल के फॉर्म में थोड़ा आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे हमको है ना दो डाइस दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे दो डाइस दिए, ऐसे दो सेम टू सेम डाइस है, ठीक है ना। तो पहले डाइस पे ये नंबर है, ठीक है, यही नंबर पहले डाइस पे रखा हुआ है, और दूसरे डाइस पे भी सेम नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, दो डाइस ले लेता हूँ, एक रेड कलर का डाइस ले लेता हूँ, रेड कलर के नंबर यहाँ रखूंगा, ठीक है ना। एक डाइस ये रहा रेड वाला, ठीक है, डाइस रेड वाला ये रहा। तो डाइस पे रेड वाले नंबर में क्या लिखा है, 0 1 1 1 6 6। और एक मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर का डाई, ये रहा आपका ग्रीन कलर का डाई, ठीक है। ग्रीन कलर के डाई पे नंबर क्या लिखा है, 0 1 1 1 6 6। दोनों को साथ में फेंका गया, तो दोनों को साथ में फेंका गया है, तो ऐसा होगा ना कि पहले जीरो, ग्रीन पे जीरो आया और रेड पे क्या आ गया, जीरो। तो 0,0 क्या बताता है कि पहला जो नंबर है वो ग्रीन का है, और जो दूसरा नंबर है वो रेड वाले डाई का है ना। तो ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से एक की बात में फ्लो में लिख देता हूँ।
यहाँ हो जाएगा 0,0, हो जाएगा 0,1, 0,1, 0,1, 0,6, 0,6, 1,0, 1,1, 1,1, 1,1, 1,6, 1,6, यहाँ हो जाएगा 1,0, 1,1, 1,1, 1,1, 1,6, 1,6, यहाँ 1,0, 1,1, 1,1, 1,1, 1,6, 1,6, यहाँ हो जाएगा 6,0, 6,1, 6,1, 6,1, 6,6, 6,6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, टोटल स्कोर रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल, टोटल स्कोर रिकॉर्ड किया। टोटल स्कोर मतलब इनका टोटल, टोटल करेंगे तो इनका टोटल करेंगे तो आएगा 0। जैसे कि एग्जांपल, इसका टोटल करूंगा तो आएगा 1, इसका टोटल करूंगा तो आएगा 6, इसका टोटल करूंगा तो आएगा 2, इसका टोटल करूंगा तो आएगा 2, इसका टोटल करूंगा तो आएगा 7। ठीक है ना। तो हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल, तो देखो हम सबका है ना, कितना कितना डिफरेंट स्कोर पॉसिबल होता है वो देखते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंट स्कोर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट स्कोर्स। तो देखो एक एक हम सॉल्व करते हैं। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 0। इनका टोटल क्या हो जाएगा, 1। इनका टोटल तो 1 ही हो जाएगा, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं, आपने वो अलग अलग स्कोर बोला है, डिफरेंट स्कोर बोला है। तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ही होगा, ये 6 होगा तो इसको लिख लेते हैं। ये भी 6 होगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 आ चुका है। 1 + 0 1, 1 तो आ चुका, 1 + 1 2, ये अलग स्कोर है। 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 6 7 हुआ। फिर 1 + 6 फिर से 7 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। 1 0 1 हुआ, 1 और 1 2 हुआ, 1 1 2 हुआ, 1 1 2 हुआ, 1 और 6 7 हुआ, 1 और 6 7 हुआ, नहीं लिखने की जरूरत है। 1 और 0 1, नो जरूरत नहीं है। 1 1 2 हुआ, 1 1 2 1 1 2, 1 और 6 7, 1 और 6 7, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 6 12 हुआ, ये लिखने की जरूरत है। 6 और 6 फिर से 12 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट स्कोर इतना अपना हो गया कंप्लीट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, टोटल 7 होना चाहिए। तो 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करो तो ये वाला सम समझ में आया होगा। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। ए सेक्शन, बी, सी, डी और ई सेक्शन। ठीक है ना। अच्छा, अब क्लास हैज 23 स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना थोड़ा स्टेटमेंट बराबर इन लोग ने लिखा नहीं है। ठीक है। मतलब इन लोग का बोलने का मतलब है, इधर पे इस पूरे क्लास में 23 टोटल स्टूडेंट है, ए बी और सी को मिला के टोटल स्टूडेंट कितना है, 23। ठीक है। 4 फ्रॉम सेक्शन ए, 8 फ्रॉम सेक्शन बी, इसमें से 4 बच्चे, इसमें से 8 बच्चे। 5 फ्रॉम सेक्शन सी, 5 बच्चे सेक्शन सी से, 2 बच्चे सेक्शन डी से, एंड रेस्ट फ्रॉम सेक्शन ई, बाकी बचे हुए बच्चे ई सेक्शन से। तो एक बात समझो, ई में अगर टोटल यहाँ 4, 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 × 2 19, और टोटल तो 23 है। तो ले देखिए कितने बचे, 4 बचे। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, मान लो कि इसमें x बच्चे हैं, तो आप जानते हो टोटल तो 23 बच्चे हैं ना, तो 4 + 8 + 5 + 2 + x की वैल्यू तो 23 होनी है। ठीक है ना। अगर इन सबका टोटल मारूं, खाली 4 8 5 और 2 का, तो 19 आएगा। तो 19 + x इज 23। तो x कितना हो जाएगा, 23 - 19, जो कि 4 आ गया। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ खतरनाक बात नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी क्लास मॉनिटर। अब इन 23 बच्चे में से, इन ये जो यहाँ 23 बच्चे खड़े हैं, इनमें से एक बच्चे को उठा लिया गया और बोला कि तुम क्लास मॉनिटर बनोगे। ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी। बोलता है ए बी और सी में से वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए बी सी और सी में से वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ए बी और सी में से उसको नहीं होना चाहिए, तो यानी उसको किस में से होना चाहिए, डी और ई में से। ठीक है ना। उसको सिलेक्शन इसमें से नहीं होना चाहिए, ए में से नहीं चाहिए, उस मॉनिटर बी में से नहीं चाहिए, सी में से नहीं चाहिए,
यानी इसको किसमें से चाहिए, इनडायरेक्टली बोला डी और ई में से मॉनिटर चाहिए ना, उसने मॉनिटर तो सिलेक्ट किया है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी। दूसरा इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, नॉट फ्रॉम ए बी सी मतलब उसको चाहिए किसमें से, उसको चाहिए डी और ई में से उसको चाहिए, ठीक है ना। तो नॉट फ्रॉम ए बी सी मतलब उसको डी में से भी चाहिए और उसको ई में से भी चाहिए, यानी 2 + 4 6, टोटल कितने हैं 23। तो आंसर हो जाएगा 6/23। ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है ना। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लास्ट सम है, पेपर का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आर गिवन इन अ टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया हुआ है। तो 0 से 34 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, 8 बच्चे। 35 से 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, 9 बच्चे। उसी तरीके से 91 से 100 वाले 8 बच्चे, ऐसे पूरा टेबल दिया हुआ है। One student is selected at random. Find the probability the student is getting less than 34 marks. Less than 34 marks, मार्क्स हम यहाँ देखेंगे, स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। मार्क्स हम यहाँ देखेंगे इस टेबल से और स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे। हमको प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट का पूछा है, ठीक है ना, और मार्क्स से कंपेयर करना है। तो 34 मार्क्स से कम आने वाले बच्चे, ठीक है ना, फर्स्ट वाला निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, या तो ऐसा पूरा लिख लेता हूँ, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लेस देन 30 मार्क्स, सॉरी 34 मार्क्स। 34 मार्क्स, 34 मार्क्स से कम कितने बच्चों के मार्क्स है, देखो 34, 0 से 34 में तो 8 ही बच्चे हैं ना, तो 8। लेकिन हम अभी टोटल निकाले नहीं, टोटल बच्चे कितने, 8 + 9 17, 17 + 14 31, 31 और 11 42, 42 और 8 50, यानी टोटल 50 स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है ना। तो 8 बच्चों के कितने आ रहे हैं, 34 से कम और आउट ऑफ 50, तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो 2 4 = 225। उसी तरीके से सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग बिटवीन 71 एंड 90। बिटवीन 71 एंड 90 मतलब आपको 71 से 90 में ही देखना है खाली, तो कितने बच्चे इसमें, 11। तो सेकंड का आंसर मैं डायरेक्ट इधर पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, आप वो पूरा स्टेटमेंट आप लिख लेना। तो 11/50, ठीक है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 70, 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा ये लोग भी है, 70 से ज्यादा ये लोग भी, यानी 11 और 8। तो थर्ड आंसर हो जाएगा 11 + 8 आउट ऑफ 50, यानी 19/50। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट सम पूछा है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 50। 50 होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए, तो 50 वाले तो ये रहे, ठीक है ना, और 50 से कम तो ये दोनों आ जाएंगे ना, यानी ये पूरा पूछा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 9 आउट ऑफ 50 कितना हो गया, 17/50, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में और स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो फिर हम गाला 3 सॉल्व करेंगे।